नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह जुड़ रहे हैं दिल्ली से देश के जाने माने जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा बिहार की, क्योंकि बिहार का लोचा, बिहार का पेच अभी खत्म नहीं हुआ है। और देखिए, अब रूठों को मनाने का काम शुरू किया गया है। कल आपने दिल्ली में देखा कि चिराग पासवान को बुलाकर मिले बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा। हालांकि अब तक अमित शाह से मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि हम और आप सभी मानते हैं कि जो फैसले की चाबी है वह अमित शाह के पास होती है। फिर पटना में हमने देखा कि संजय जायसवाल उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। संजय जायसवाल का मिलना एक संदेशवाहक का मिलना है, क्योंकि फैसला संजय जायसवाल तो कर नहीं सकते हैं। वे तो बस उतना ही बताएंगे जितना उन्हें बताने को कहा गया है। फिर बीजेपी के जो कोर कमेटी है बीजेपी की, उनकी बैठक कल दिल्ली में नित्यानंद राय के आवास पर हुई। बिहार की राजनीति में नित्यानंद राय का वजन अब भी दिखता है कि लोग वहीं जुट रहे हैं। अमित शाह के साथ हैं भी नित्यानंद राय। दोनों डिप्टी सीएम आए थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। तो इस पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे कि चिराग पासवान जो रूठे हुए हैं वे कैसे मानेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी कैसे खत्म होगी। जीतन राम मांझी की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, गया बस गया मिल जाए। लेकिन इसके अलावा यदि हम इंडिया ब्लॉक में देखें तो इंडिया ब्लॉक में भी सीट शेयरिंग की बात तय नहीं हो पा रही। कहा यह जा रहा है कि इंतजार किया जा रहा है एनडीए में चिराग पासवान के फाइनल डिसीजन का, कि चिराग पासवान वहां रुक जाते हैं कि वहां से चल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से इंतजार किया जा रहा है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी के बारे में खबर है कि एनडीए से बातचीत उनकी फिर से शुरू हुई है और बातचीत प्रगति की ओर है। लेकिन यदि हम आरजेडी के भीतर की तैयारियों को देखें, कांग्रेस के भीतर की तैयारियों को देखें, तो देखिए इनके कोर वोटर, जब देश में मोदी के समर्थन और मोदी के विरोध के नाम पर वोट हो रहा है, तो इनके कोर वोटर्स मुसलमान हैं। और हमने 2019 के लोकसभा चुनाव में देखा कि 6 मुसलमानों को टिकट दिया आरजेडी और कांग्रेस ने। यदि हम नाम ले लें, डॉक्टर मोहम्मद जावेद किशनगंज से, तारिक अनवर कटिहार से, हिना साहब सिवान से, फैसल अली शिवहर से, इसके अलावा और भी जो नाम है, अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा से, और एक और नाम जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो दरभंगा से। जी, तो 6 नाम। लेकिन इस बार यह महसूस किया जा रहा है कि यदि हमने मुसलमानों को अधिक लड़ाया, जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, वैसे में चुनाव के मुकाबले के पहले ही जीत की संभावनाओं पर रेड फ्लैग लग जाए। तो क्या मुसलमान कम किए जाए? ओवैसी की चुनौती अलग है, क्योंकि हम यह भी खबरें सुन रहे हैं कि बिहार विधान परिषद में अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजे जाने की तैयारी है। फैसल अली के नाम की चर्चा भी है। जब हम ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक चर्चा ही है, शायद आज इसका ऐलान भी हो जाए। तो पिछले दरवाजे से विधान परिषद में, राज्यसभा में नहीं भेजा गया था। आपने देखा ही था कि अशफाक करीम को नहीं भेजा गया। अशफाक करीम के बारे में अब कहा जा रहा है कि उन्हें कटिहार से टिकट दिया सकता है। तो अशफाक करीम को टिकट मिलेगा तो तारिक अनवर का क्या होगा? फिर यह भी बात है कि इंडिया ब्लॉक में मुकेश सहनी आना चाहते हैं। यदि आ रहे हैं तो उनकी पसंद भी, पहली पसंद कटिहार लोकसभा क्षेत्र है। तो ऐसी स्थितियों में मुसलमानों के टिकट में कंजूसी दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार की सद्भावना है कि वे एक मुसलमान को लड़ाते रहे, और चिराग पासवान ने भी महबूब अली कैसर को लड़ाया था। लेकिन आरजेडी और कांग्रेस क्या मुसलमानों का प्रतिनिधित्व और भी कम कर देगी? क्योंकि जहां अब देखिए अररिया 57% मत हो जाते हैं मुसलमान और यादव मिलकर, लेकिन वहां जीत मिलती है बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को। तो इन तमाम स्थितियों परिस्थितियों पर आप अपनी राय क्या रखते हैं अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसी से शुरू करते हैं। जो अभी बाद का सबमिशन आपका है पहले, और उन सब चीजों पर और हम लोग इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए, मुस्लिम प्रतिनिधित्व लोकसभा में लगातार कम होता जा रहा है। ये 1980 के बाद का एक ट्रेंड है। 1980 आखिरी चुनाव था जब सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम एमपीज हुए थे, सभी पार्टियों को मिला करके।
48 48 या 49 कुछ इस तरह का नंबर्स था इंदिरा गांधी जब जीती थी 1980 में। उसके बाद लगातार कम होता गया और 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार जीते थे तब तो रिकॉर्ड लो था, सिर्फ 22 मुस्लिम एमपी जीते थे पूरे देश में 543 में। ये 2019 में आंकड़ा थोड़ा सुधरा और 27 हुई वो संख्या, लेकिन स्टिल द नंबर्स ऑफ मुस्लिम एमपीज आर वेरी लो इन लोकसभा। तो वो उसको दूर करने के लिए किस तरह से क्या एफर्ट लेंगे लोग, जो सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही हैं जो पार्टियां, वो देखने की बात होती है। ऐसे इलेक्शंस में, ऐसे समय में उनकी भी परीक्षा होती है, उनके भी कमिटमेंट की परीक्षा होती है कि आप उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल दिल्ली में करते हैं, जो हमने 2 बार आपके प्रोग्राम में जिक्र किया है। उनका एक ऑडियो वीडियो लीक हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि 4 टिकट बहुत है मुसलमानों को, और ये मान रहे थे कि जाएंगे कहां, इनके पास क्या ऑप्शन है, बीजेपी को हराने के लिए या हमको वोट देंगे। तो ऐसा कई पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, और ये सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए नहीं है। सेकुलर पार्टीज मुस्लिम समाज को फॉर गारंटेड मानती हैं कि ये बीजेपी को हराने के लिए हमको वोट देंगी। उसी तरह से बिहार में बहुत समय तक भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कायस्थ हो, बंधुआ माने जाते थे कि बीजेपी को वोट देंगे ही देंगे लालू यादव को हराने के लिए। तो ये वोट को बंधुआ मानने का की चलन बहुत सारी पार्टियों में है, और देखा हम लोगों ने पिछली बार इसका क्या नुकसान हुआ था। 2,95,000 वोट आया था अख्तर उल ईमान को उसी वहां किशनगंज से। तो ये आप डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप अपने से दूर करते हैं। ये जो सेक्युलर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं उनको इस बात को समझना होगा कि अपने कोर वोट का आपको सम्मान करना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार कोई मुस्लिम टिकट नहीं दिया, किसी को चुनाव नहीं लड़ाया था, तो उसकी अपनी एक घोषित नीति है। हालांकि वो सहयोगी पार्टियों पर इस बात का दबाव नहीं डालती है कि आप भी मत लड़ाइए। तभी नीतीश कुमार ने एक उम्मीदवार लड़ाया था, इस बार भी नीतीश कुमार लड़ा सकते हैं, और इस बार अजीत पवार भी एक कैंडिडेट उतार सकते हैं। और देखिए, अभी 195 में ही बीजेपी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। बीजेपी ने केरल की मल्लापुरम सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम को टिकट दिया है, जो कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। पिछली बार उस सीट पर भी दूसरा कैंडिडेट लड़ाया था। बीजेपी पिछली बार वहां जो 15 सीटों पर लड़ी थी और कोई मुस्लिम नहीं उतारा था केरल में भी बीजेपी ने, लेकिन इस बार उसने दे दिया है। हो सकता है कि एक आध और कोई कैंडिडेट आ जाए। वो जो कमी हुई, एमजे अकबर गए, मुख्तार अब्बास नकवी गए, शाहनवाज हुसैन गए, सब हट गए लोग। तो बीजेपी भी बल्कि शुरू कर रही है। इसलिए जो आरजेडी कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, इनके लिए ये जरूरी है कि पॉजिटिव मैसेज बनवाने के लिए, अपने कोर वोट का ख्याल रखने के लिए ये प्रतिनिधित्व कम ना होने दे। देखिए, ये जो खतरा है, ये अगर सिर्फ कैंडिडेट कम कर देंगे, उससे ऐसा नहीं होगा कि इनके बारे में धारणा बदल जाएगी। जो धारणा बनी हुई है, जो कोर इक्वेशन है आरजेडी का, वो तो मुस्लिम यादव का है। तो आप इस डर से आप यादव का तो ख्याल रखते हैं, यादव में तो कोई कमी नहीं करते हैं। अभी भी जो सरकार थी उसमें तेजस्वी यादव ने गिन करके 6, 7, 8 कुछ इस तरह से मंत्री बना रखे थे यादव समाज के, अपने कोटे के जितने थे उसमें ज्यादातर वही मंत्री बनाए थे। टिकट देने में भी आप कोई कोताही नहीं करते हैं। तो दूसरा जो कोर वोट है, जो आपके यादव वोट से भी ज्यादा है, उसका प्रतिनिधित्व आप कम कैसे कर सकते हैं? हम ये नहीं कर रहे कि बहुत कम किया। पिछली बार 19 सीटें थी आरजेडी के कोटे में, और उसमें उन लोगों ने 4 दिए थे। तो ये ऑलमोस्ट 20% के करीब हो गया। आबादी के अनुपात में, जितनी आबादी है उस अनुपात में नंबर्स हो गए। तो इतना तो कम से कम जरूर देना चाहिए। कांग्रेस को अपने कोटे की 9 सीटें थी और उसमें से उसने 2 दिया, तो ऑलमोस्ट 25% टिकट कांग्रेस ने दी थी मुस्लिम समाज को। तो अब 40 पर निकालेंगे तो प्रतिनिधित्व तो थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर आरजेडी कांग्रेस की जो अपनी 28 टिकटें पिछली बार थी आरजेडी और कांग्रेस की, उसमें से 6 मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो एटलीस्ट इस सीमा का पालन, इस एक जो सीमा इन दोनों पार्टियों ने बनाई है, इसका सम्मान करना चाहिए। देखिए, जो सीटें आपने जैसे अररिया की सीट बताई, जैसे किशनगंज की सीट है, जैसे कटिहार की सीट है, जैसे ट्रेडिशनली मधुबनी और दरभंगा की सीटें मानी जाती हैं, तो इन सब सीटों पर, जैसे शिवहर की सीट है, इन सब सीटों पर जो ट्रेडिशनल जिन सीटों पर मुस्लिम एमपी जीतते रहे, सिवान की सीट है जो ट्रेडिशनली आरजेडी के जीतने की सीट थी, वो बहुत स्ट्रांग होल्ड था आरजेडी का। कई बार तो ऐसा होता था, आपको याद होगा कि लालू यादव ने बेतिया सीट पर भी मुसलमान लड़ाया। वो जब मैसेज देने की बात होती है, कि आप, बड़ा प्रदेश है बिहार, बहुत बड़ा प्रदेश, और मुस्लिम आबादी हर इलाके में है, हर सीट पर है उसकी आबादी। तो आपको एक मैसेज भी बनवाना होता है अपने कोर वोट के बीच में कि आप उसका ख्याल रख रहे हैं।
आप उसको बंधुआ नहीं मान रही है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, कि इन चीजों एक और देखिए, एक और स्मरण आ गया, एक और स्मरण आ गया कि 4 नहीं 5 लड़ाया था। देखिए तनवीर हसन भी तो लड़े थे बेगूसराय से। यदि हम सरफराज आलम, तनवीर हसन, अब्दुल बारी सिद्दीकी, हिना साहब और फैसल अली को जोड़ ले तो 5 उम्मीदवार थे आरजेडी के और 2 उम्मीदवार थे इनके। जी बिल्कुल। अब अगर 20, इसका मतलब 19 में से 5 का मतलब तो ऑलमोस्ट 25% सीटें दी थी आरजेडी ने। जी बिल्कुल। और अगर दोनों का जोड़ लें 28 में से 7, तो वो भी 25% होता है। एग्जैक्ट 25% सीटें दी थी। आबादी अगर माने हम लोग 17-18% आबादी मानते हैं और 25% रिप्रेजेंटेशन था आरजेडी और कांग्रेस का, तो ये बहुत अच्छा था। बाकी हमको नहीं ध्यान आ रहा है कि कोई दूसरी पार्टी इस तरह से कैंडिडेट चुन करके पिछली बार उतारा था। लेकिन अब वही है, पिछली बार बड़ा झटका लगा दोनों पार्टियों को। आरजेडी तो जीरो पर आ गई, 19 में से एक भी नहीं जीत सकी। तो उसका मकसद, उससे एक इन लोगों ने एक निष्कर्ष जरूर निकाला होगा कि अगेंस्ट में हमारे ध्रुवीकरण हो गया। मुस्लिम वोट का उस तरह से पोलराइजेशन नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, और उसको उसके हिसाब से हमारे इतने नंबर्स को देख करके हिंदू वोट डिस्ट्रैक्ट हुआ, जो पूरी तरह से बीजेपी के साथ जाकर के अलाइन हो गया। तो बीजेपी इतनी सारी सीटें जीत गई, जेडीयू भी जीत गई, सारे अलायंस में 40 में से 39 सीटें वो लोग जीत गए थे। तो इस आशंका में हो सकता है कि एक सोच हो कम करने की, कि कुछ सीटें कम करते हैं कि उससे एक कम से कम सामने से न दिखाई दे कि हमारा इतना मुस्लिम कैंडिडेट है। लेकिन मेरा बार बार ये कहना है कि कोई धारणा नहीं बदलती है। धारणा कैसे बदल सकती है जब पिछले 30 साल से एमओआई की पॉलिटिक्स कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव, जब उसी माई समीकरण की राजनीति होती है, जिसको बदलने के लिए माई के साथ बाप जोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव। तो नंबर्स घटा देने से हो सकता है कि कोई मैसेज नहीं बने, आपकी धारणा नहीं बदले, उल्टा उस वोट में, मुस्लिम वोट में, ये मैसेज चला जाए कि आप उसकी अनदेखी कर रहे हैं। और ये मैसेज बना तो वो हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन खोजना शुरू करे। दूसरा ऑप्शन उसके पास होगा नहीं, तो मजबूरी में वो मन मार के आपको वोट करेगा या घर बैठेगा। वो निरपेक्ष भी हो सकता है, उदासीन हो सकता है, या फिर इसी ऐसे ही स्थिति में ओवैसी के लिए मौका बनता है। असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार को, खासतौर से जो नौजवान वर्ग है, जो जिसमें जोश है, नया खून है, वो अपने बुजुर्गों की तरह नहीं सोचता है कि बड़ा लक्ष्य क्या है। फिर वो इमीडिएट लक्ष्य की तरफ जाता है, वो जाकर के उसको वोट देता है। जो ज्यादा उत्तेजक बातें करते हैं, जो ज्यादा भड़काऊ भाषण करते हैं, उनके साथ चला जाता है, तो इसका नुकसान होता है। तो इसके बीच में बैलेंस कैसे बनाएंगे? देखिए, ये बैलेंस बनाने की बात है कि एमएलसी भेज दिया जाए, इसका भी एक मैसेज होता है। लोकसभा चुनाव में टिकट देकर के जीत की गारंटी नहीं होती है, लेकिन अगर आप एमएलसी बनाते हैं, गारंटी शुदा एक सीट देते हैं, तो उसका भी एक सकारात्मक मैसेज जाता है। तो जो निराशा हुई है अशफाक करीम को राज्यसभा नहीं भेजने से, उस निराशा को दूर करने का एक प्रयास है कि एमएलसी बना करके आप उसकी भरपाई करें। और लोकसभा में भी उस सम्मान, अगर उतना 25% आपने पिछली बार दिया था, उतना न भी दे तो कम से कम 20% तो ले आए जरूर, जो आबादी के अनुपात में टिकट रखनी चाहिए। नहीं अजीत जी, सवाल ये पैदा हो रहा है, देखिए अब्दुल बारी सिद्दीकी यदि भेजे जा रहे हैं, तो अब्दुल बारी सिद्दीकी तैयारी कर रहे थे मधुबनी से, और हमने जिस शब्द की चर्चा की, रेड फ्लैग चर्चा ये हो रही है, जो अंदरूनी चर्चा है, कि जैसे ही हम किसी मुसलमान को खड़ा करते हैं, बीजेपी ज्यादा मजबूत हो जाता है और पूरे क्षेत्र में हिंदू बनाम मुस्लिम हो जाता है। अररिया में 43% आबादी मुसलमानों की और करीब 14% आबादी यादवों की। फिर भी वहां सरफराज आलम आरजेडी के प्रत्याशी तस्लीमुद्दीन के बेटे चुनाव हार जाते हैं। आप दरभंगा में ही देखिए, करीब 3,66,000 मत मुसलमानों के थे और 1,44,000 मत यादवों की थी। उतने वोट भी अब्दुल बारी सिद्दीकी को पिछले चुनाव में नहीं आए। तो ये जो ध्रुवीकरण का मसला है, वह आरजेडी और कांग्रेस को परेशान किए हुए है कि यदि हमने मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने में कंजूसी नहीं व्यक्त की, कि आज ही चर्चा हो रही थी मधुबनी को लेकर, दरभंगा को लेकर, कि आपने जैसे ही, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, कि आपने जैसे ही मुसलमान को उम्मीदवार उतारा, वैसे ही हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो गया। हमने 2019 के चुनाव में देखा कि मधुबनी की सीट वीआईपी को दी गई थी, वहां एक बेस्ट उम्मीदवार को उतारा गया। उम्मीदवार कमजोर थी, यह बात सही है, लेकिन वहां बीजेपी के उम्मीदवार यादव थे, तो वहां सारे यादवों ने, करीब करीब 70% यादवों ने बीजेपी को वोट कर दिया। तो ये संकट जो है कि जैसे ही हम मुसलमान उतारेंगे, वो हिंदू मतों का ध्रुवीकरण हो जाएगा और उसमें यादव भी शामिल हो जाएंगे कि इन्हें हरा देना है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये यही बहुत सबसे बड़ी विफलता है लालू यादव की और तेजस्वी यादव की भी, कि वो उन्होंने जाति की जो राजनीति की है, ये उसकी सीमा इससे एक्सपोज होती है।
जो हम लोग बार बार कहते रहते हैं, जो भी आदमी इस बात को, जाति की समस्या को समझता है या जाति और राजनीति की अंतरक्रिया को समझता है सामाजिक व्यवस्था में, वो इस बात की तरफ ध्यान दिलाता है। और हम लोग तो 20 साल से इस बात की तरफ ध्यान दिला रहे हैं। ये जोखिम है, ये विफलता है इस बात की। देखिए, लालू यादव जब से आए 1990 में, जब वो सत्ता में आए, तब से उन्होंने ये तो बना दिया कि यादव समाज सेकुलर प्रैक्टिस करने लगे। उसके पहले कभी नहीं माना जाता था। और वो कहने की जरूरत नहीं है कि भागलपुर के दंगे जो हुए थे उसमें किस तरह से कौन लोग ज्यादा नहीं, दंगों का इतिहास तो ये रहा है कि देखिए, मुसलमानों का मुकाबला यादवों ने किया है और यादवों से लड़ा है मुसलमानों ने। दंगों में तो इन्हीं दोनों जातियों की प्रमुख भूमिका हर दंगे में देखी गई है। वही 90 के बाद से लालू यादव ने ये तो कर दिया ये कि यादव सेकुलर प्रैक्टिस करे, दंगों में नहीं इंडल्ज हो, दंगे में शामिल नहीं हो। एक उस लेवल पर एक कह सकते हैं कि एक सद्भाव बना, लेकिन उसको राजनीति में, वोट की पूंजी में नहीं ट्रांसफर कर सके लालू यादव, कम से कम लोकसभा चुनाव में। देखिए, अब ये कितना बड़ा खतरा है कि जैसे ही मुस्लिम कैंडिडेट लालू यादव देते हैं, उनका यादव टूट करके चला जाता है बीजेपी में। लेकिन वही स्थिति है कि जब वहां अगर दूसरी पार्टी का यादव है और लालू यादव का गैर यादव है, तब भी यादव छोड़ देता है। ये जो कास्ट की पॉलिटिक्स का जो हम बार बार कहते हैं कि सत्ता कौन दिला सकता है, नंबर किससे बढ़ सकते हैं, कास्ट इस तरह से मोबिलाइज हो रही है अब ग्राउंड लेवल पर। अगर बीजेपी का कैंडिडेट यादव है और जीतने वाला है, और ये लालू यादव का कैंडिडेट यादव नहीं है, तो यादव टूट कर चला जाएगा बीजेपी की तरफ, मैक्सिमम वोट बीजेपी की तरफ चला जाएगा। या दूसरी पार्टी का, बिहार में बीजेपी है, दूसरी जगह कहीं और कोई पार्टी हो सकती है, उसकी तरफ चला जाएगा, बीजेपी की तरफ कोई दूसरी पार्टी हो उसमें चला जाएगा। मतलब वो और वोट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया है। अपने व्यक्ति को चुनाव जितवाना है। हमारी जाति का कितना व्यक्ति चुनाव जीतता है। तो अब ये खतरा यहां है ज्ञानेश्वर जी की अगर मुसलमान का काट देंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर जगह यादव लड़ा देंगे। आपको गैर यादव लड़ाना होगा, वहां भी आपका यादव टूट जाएगा। तो ये फिर आप कैसे छत्रप हुए, कैसे मठाधीश हुए उस कास्ट का, जब आप अपने मुसलमान तो आपके किसी भी जाति के कैंडिडेट को वोट दे, और जब मुस्लिम आए तो आपका जो कोर वोट है वो भी उसको वोट नहीं दे। तो इससे संदेह पैदा होता है, और यही संदेह उस वोट को दूर ले जाता है आपसे। तो ये जैसे ही अभी इसी जगह पर कोई ऑप्शन दिखता है, इसी वजह से आप देखिए हमेशा चाहे समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो, ये लोग कांग्रेस से डरे रहते हैं, घबराए रहते हैं। उनको लगता है कि मुसलमान कभी भी शिफ्ट होकर उसकी तरफ भी जा सकता है। कभी अगर लगा कि अगर हम कमजोर हो रहे हैं, हमारा कोर वोट नहीं हमारे कहने से काम कर रहा है, तो वो वोट मुसलमान का दूसरी तरफ भी जा सकता है। ये बड़ा एक सीरियस डिस्कोर्स है जो लगातार चलता रहता है। इससे बचने का ये तरीका नहीं हो सकता है कि आप टिकट काट करके नंबर्स कम कर दीजिए, फिर आप किसको दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि अररिया में आपने यादव दे दिया, तो कोई गारंटी नहीं होगी कि सारा मुसलमान आपको वोट दे दे। फिर तो आप खड़ा कर देंगे उस बार, वैसे खड़ा कर देंगे और लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। जी, ये तो दोहरा जोखिम है ना इसमें। ये तो धारी तलवार की तरह है, आप काटिएगा तब भी नुकसान है, दीजिएगा तब भी नुकसान है। तो इसमें काट करके जो नुकसान उठाने का है, वो फिर संदेह भी पैदा करता है आपके कोर वोट में। उसके मन में संदेह होता है कि आप उसका वोट के लिए यूज कर रहे हैं, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो एटलीस्ट कमिटमेंट तो दिखाइएगा। तो ये कमिटमेंट दिखाने के लिए आपको उनकी आबादी के प्रतिशत के हिसाब से टिकट जरूर देनी चाहिए है, और हमको लगता है कि ये दोनों पार्टियां करेंगी, क्योंकि इस बार ज्यादा पोलराइजेशन की वो लोग उम्मीद कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस भी कर रही है, पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं, हर जगह ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में लोगों को लग रहा है कि पिछली बार वाली गलती नहीं होगी, इस बार वो ऐसी खड़े भी करेंगे तो उनको वोट नहीं जाएगा। इस बार पोलराइजेशन 100%, 110% एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसलिए टिकट में कोई बड़ा चेंज, कोई जहां स्ट्रेटेजिकल या इक्वेशनल स्थिति बन जाए उस जगह पर की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो कोर सीटें हैं जहां देते रहे वहां नहीं चेंज करेंगे लोग। जी, आज ही मैं एक संजीत से बात कर रहा जो आरजेडी के लिए कुछ कुछ किया करते हैं, और बात हो रही थी मिथिलांचल की सीटों को लेकर, दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर। तो देखिए, माना यह गया कि इनमें से एक जगह पर मुसलमान तो लड़ाना ही होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी तैयारी भी कर रहे थे, या कहें कि कर रहे हैं मधुबनी के लिए। लेकिन अंदरूनी यह मानना है जो जानकार हैं, कि रणनीतिकार जो है, कि देखिए एक जगह मुसलमान, एक जगह यादव और एक जगह अति पिछड़ा, दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर में। लेकिन यह मानकर चलना होगा कि जहां मुसलमान को लड़ाएंगे वहां हिंदू मत हमें प्राप्त नहीं होंगे, और यादव भी टूटकर दूसरी ओर चले जाएंगे। देखिए, बेगूसराय का 2019 का चुनाव भी दिलचस्प था। कन्हैया कुमार को अकेले नहीं लड़ने दिया था लालू यादव ने, तनवीर हसन आरजेडी के उम्मीदवार बना दिए गए थे। तो कन्हैया कुमार जो बिल्कुल लग रहे थे कि बहुत तगड़े मुकाबले में है और बहुत बुरे हारे, परिणाम यही निकला कि तनवीर हसन को
अधिकांश मुसलमानों ने वोट कर दिया, कुछ यादवों ने भी वोट किया, और फिर वामपंथी मत या फिर जो परिवर्तन वाले मत थे उनके ही इर्द गिर्द कन्हैया कुमार सिंहते रह गए और गिरिराज सिंह को बड़ी जीत मिल गई। तो मुसलमान ये टैक्टिकल वोटिंग करते हैं। तो मुसलमान जब टैक्टिकल वोटिंग करते हैं तो वहां हिंदू भी अब टैक्टिकल वोटिंग करने लगे हैं। तो ये खतरा आरजेडी के भीतर महसूस किया जा रहा है कि मुसलमान उम्मीदवार देना मजबूरी है, लेकिन हार लिखना भी जरूरी है। ये होता है, कई बार हारने के लिए टिकट दिया जाता है, अपने इक्वेशन को जीवित रखने के लिए, अपने जी सामाजिक समीकरण को बनाए रखने के लिए कई बार ये टिकट दिया जाता है, जानबूझ करके दिया जाता है। लेकिन आप जो बेगूसराय का जिक्र कर रहे हैं, वहां कन्हैया कुमार जीत न जाए, कन्हैया कुमार बड़े नेता न बन जाए, इसके लिए ये जी काम लालू यादव ने किया था वहां। और वहां तनवीर हसन को जो वोट मिलना था वो टैक्टिकल गलती थी मुसलमानों की। अगर वो पूरी ताकत लगाते कन्हैया के खिलाफ, क्या पता क्या माहौल बनता वहां। धारणा, चूंकि पहले ही दिन धारणा प्रभावित हो गई कि लालू यादव तो अपना यादव मुसलमान का वोट काट लेंगे, तो कन्हैया जी कमजोर है। तो जो कन्हैया की जाति के लोग, जो भूमिहार लोगों में नौजवानों का एक वर्ग उम्मीद कर रहा था कि कन्हैया को जिताएं, उनका मोह भंग हो गया। उनको लगा कि तो जो इक्वेशन का जो कोर वोट है, एंटी बीजेपी जो वोट है, वही इनको नहीं मिल रहा है, तो हम इनके साथ क्यों जुड़े। क्या पता अगर वो वोट जुड़ रहा होता तो कुछ और वोट आ जाता। देखिए, मोमेंटम बनाने की बात होती है, तो वहां स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुआ था। इसी तरह का स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक आपका ये होते होते रह गया था किशनगंज में, कि 34,000 जी वोट से जीते थे मोहम्मद जावेद, नहीं तो वो भी हार ही जाते। 2,95,000 वोट आया था अख्तर उल ईमान को। तो ये गलती पिछली बार हुई है, इस बार नहीं होगी। इस बार आप नोट कर लीजिए, एकदम कोई ऐसी गलती नहीं होगी। कोई पार्टी खड़ा करा दे, अगर इस बार भी खड़ा करा दे वहां बेगूसराय में लालू यादव, लोग वोट नहीं करेंगे इस बार। मतलब लालू यादव तो इस बार साथी हैं, लेकिन अगर ओवैसी खड़ा कर दें, तब भी जो आरजेडी कांग्रेस साझा अलायंस होगा, वोट उसी को जाएगा। इस बार ये गलती नहीं होगी जो पिछली बार हुई है। तो ये बात ठीक है कि कई बार हारने के लिए दिया जाता है, लेकिन इस बार कंसोलिडेशन ज्यादा भी हो सकता है, बेहतर भी हो सकता है। नहीं, ठीक है अजीत जी, आप कह रहे हैं कि मुसलमान का कंसोलिडेशन ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यदि मुसलमानों ने बिल्कुल एकजुट होकर वोट दिया इंडिया ब्लॉक को, तो क्या आपको लगता है कि ठीक मुसलमानों की तरह यादव भी इंडिया ब्लॉक को इंटैक्ट वोट देंगे, या फिर जहां उम्मीदवार होंगे बीजेपी के यादव के, वहां यादव मतों में टूट फूट हो जाएगी? तो बिल्कुल होगी ही ना, होती रही है। हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, हम लोग नीतीश कुमार के कोर्ट का हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि वो कहते हैं कि हम हरवा देते हैं अपने यादव उम्मीदवार से बीजेपी के यादव, बीजेपी जेडीयू के यादव उम्मीदवार से आरजेडी के यादव उम्मीदवार को हरा देते हैं। लालू यादव को हराया है, मीसा भारती 2-2 बार हारी है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कास्ट की पॉलिटिक्स का फॉल्ट लाइन है, इसको फॉल्ट लाइन कहेंगे कास्ट की पॉलिटिक्स का, जहां इंडिविजुअल का चेहरा अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये संभावना इंपॉर्टेंट है कि उसके साथ और कौन सा वोट जुड़ रहा है। अगर दूसरा वोट जुड़ रहा है जिताने वाला, तो कास्ट का इक्वेशन उसके फेवर में हो जाता है ताकि वो जीत जाए। हर कास्ट सिर्फ इस हिसाब से पॉलिटिक्स आजकल कर रही है कि हमारी जाति का व्यक्ति जीते, चाहे जिस पार्टी से जीते। एटलीस्ट लोकसभा चुनाव में ये होता है, विधानसभा चुनाव में भी एक लेवल पर होता है। जो जातियां, देखिए, ये हम लोग बिहार में पहले ठाकुर और राजपूतों के बारे में कहते थे कि सत्ता के लिए ऐसी दीवानगी है कि जो किसी भी जो अपना जीत रहा है, जितना एमएलए जिस पार्टी से हो उसको वोट देना है, किसी पार्टी का बंधुआ बन के नहीं रहना है। तो ये दीवानगी होती है अपने अपने नेता को जिताने की। धीरे धीरे ये चीजें सभी जातियों में आ गई हैं कि स्ट्रेटेजिकल वोट करो। यहां अगर हमारा यादव बीजेपी से जीत रहा है, बीजेपी से जिताओ, वहां जेडीयू से जीत रहा है, जेडीयू से जिताओ, अगली सीट पर आरजेडी से जीत रहा है तो आरजेडी को जिताओ। तो इस बात, राजपूतों की आबादी क्या है, और उनके सबसे अधिक सांसद है, 7 सांसद है। 7 सांसद है 40 में, बिल्कुल 40 में 7 सांसद। खैर चलिए, अब हम चलते हैं। जी जी बिल्कुल है, सर्जिकल वोट। तो अब हम चलते हैं एनडीए की ओर। देखिए, एनडीए में रूठों को मनाना शुरू किया गया है। चिराग पासवान मान जाएं। पशुपति पारस का क्या होगा? पशुपति पारस के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सीटें और भी कम की जा रही हैं। और उपेंद्र कुशवाहा, सभी जगह संदेश वाहक पहुंच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के यहां संजय जायसवाल पहुंचे और चिराग पासवान जेपी नड्डा के पास पहुंचे। दिल्ली में कोर कमेटी की बैठक हुई नित्यानंद राय के आवास पर। कितने दिनों में यह मसला सुलझेगा और कितने दिनों में ये रूठे हुए लोग, देखिए, चिराग पासवान 10 तारीख को एक बड़ी जनसभा भी करने जा रहे हैं वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, जहां वे जनता को संबोधित करेंगे। तब उनके भाषण से और कुछ पता चलेगा। वैसे देखिए, वैशाली को लेकर कोई लोचा है भी नहीं। वैशाली सीट एनडीए में बीजेपी ने उन्हें देने का मन बना ही रखा है। उनके पास है ही, उन्हीं की सांसद बीना देवी हैं, जो पहले पारस के साथ चली गई थी, अब कह रही है मेरे साथ चिराग है, मैं चिराग के साथ हूं।
हाँ, तो लेकिन वो टिकट इस तरह मिलेगा की नहीं मिलेगा ये गारंटी नहीं है, हाँ, वो क्योंकि वहां चर्चाएं बहुत, हाँ जी, क्योंकि वहां चर्चाएं बहुत संजय सिंह और इंजीनियर रविंदर सिंह की चल रही है। अब इस तरह पार्टियों को तो अब करना ही होगा ना, पार्टी को अपनी जनसभाएं करनी ही होंगी, टिकट की आपका जी अलायंस तय हो या नहीं हो, अभी वो चीजें जब तक तय हो उसके पहले जनता के बीच में तो जाना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अब तो चुनाव की घोषणा होने जा रही है और बिहार में भी 40 सीटों का चुनाव 5-6 चरण में होगा, हर चरण में कुछ सीटें जी। रहेंगी। तो कौन हम्म। सी सीट किस चरण में आए कौन जानता है। पिछले पिछले जो 2019 का चुनाव हुआ था, 12 अप्रैल को पहले फेज का मतदान हुआ था, तो हम लोग ये मान के चलें कि 12 से 15 अप्रैल के बीच पहले फेज का मतदान होगा, जिसमें बिहार की कुछ सीटें होंगी ही होंगी, तो हो जी सकती हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए तो 1 महीने का भी अब समय बचा है, 1 महीने का। तो हम्म। जनता के बीच तो जाना होगा चिराग पासवान को, इसलिए वो जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। जो लोग बैठे हुए हैं जिनको 1-2 सीटें लड़नी है, मान लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा को पता है, जीतन राम मांझी को पता है, पशुपति पारस को भी बहुत हद तक पता है कि एक एक सीट लड़नी है। तो ये लोग तो हम्म। जनता के बीच न भी जाए, चूंकि तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है, चिराग पासवान को जाना होगा, उनको फिर भी इन लोगों के मुकाबले ज्यादा सीटें लड़नी है। लेकिन अंतिम फैसले की घोषणा अभी नहीं होनी है जब तक नीतीश कुमार नहीं लौटते हैं। ये जी हमको संभव नहीं लग रहा है कि बिना उनसे बात किए, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम्म। अब ट्रिपरटाइट एग्रीमेंट होना है, त्रिपक्षीय समझौता होना है, उस समझौते में नीतीश कुमार को भी रहना है, उनकी पार्टी से भी लोग रहेंगे, तभी सीटों की अदला बदली का फैसला हो सकता है। नंबर ऑफ जी सीट्स तो हो सकता है कि बीजेपी तय कर दे। तो ये हो सकता है कि कल की जो मुलाकात हुई है जेपी नड्डा के साथ, उसमें नड्डा के जरिए यह मैसेज मिल गया हो चिराग पासवान को कि आपको 3 सीटें मिलेंगी, या जो आप 4 मांग रहे हैं 4 मिलेगी या 3 मिलेगी, जिसकी चर्चा हो रही है। तो जी। नंबर ऑफ सीट्स हो सकता है उनको बता दी गई हो, हम्म। और आप जो चाहते हैं उसके लिए एडजस्टमेंट की बात होगी, तो नीतीश कुमार के आने पर अदला बदली की चर्चा होगी। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स पता चल गया हो सारे एलआई पार्टनर्स को। संजय जायसवाल ने जी। उपेंद्र कुशवाहा को भी बता दिया हो कि भाई आपको हम्म। एक से ज्यादा सीट नहीं दे सकते हैं। जीतन राम मांझी को पता है कि एक से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। पशुपति पारस को भी पता है कि एक से ज्यादा सीट मिलने में मुश्किल है। दूसरी सीट मिलेगी भी तो वो बीजेपी का सद्भाव है, और वो ये भी बीजेपी ऑफर कर सकती है कि अपने दूसरे जो आपके बड़े नेता हैं उनको आप हमारे सिंबल पर लड़ा दीजिए। तो हाँ, ये जो ये बातें चीजें नई, हो, ये नई बात आ रही है कि सीटें आप कुछ कम कर लीजिए, और यदि आपकी पार्टी में कोई ऐसे नेता है तो उन्हें हम अपने सिंबल पर लगा लेते हैं। लेकिन इसके लिए न उपेंद्र कुशवाहा राजी हो रहे हैं और न चिराग पासवान राजी हो रहे हैं। नेताजी तो राजी हो जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या कि बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़े। बिल्कुल सीधा लेकिन बीजेपी में। चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, पशुपति पारस, उनकी पार्टी का क्या होगा? और चिराग पासवान 3 सीट पर मान जाएंगे, इस पर आज भी मुझे संदेह लगता है, क्योंकि उधर से बड़ा ऑफर है। हाँ, 3 सीट पर नहीं, देखिए 3 सीट की चर्चा है, उनको हो सकता है जी कि चौथी सीट मिल जाए। हम लोग देखिए पहले भी चर्चा किए हुए हैं कि 4 सीट दे सकते हैं, दोनों जी। को मिलाकर के 5 सीट की बात हो रही थी, पहले भी चर्चा हो रही थी। तो ये हो सकता है कि पशुपति पारस को कहा जाए कि आप समस्तीपुर लड़िए, और आपके जो सूरज भान है उनके परिवार से जिसको भी लड़ाना है बीजेपी लड़ा देती है, जी। बीजेपी अपना सिंबल दे देती है। लेकिन फिर हम्म। वही आप जो कह रहे हैं उसकी पार्टी का क्या होगा, तो पार्टी तो राज्य क्षेत्रीय है ना, प्रादेशिक पार्टी है, उसमें यह कमिट किया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में आपको 2-3 टिकटें ज्यादा मिल जाएंगी, इसके हम्म। बदले में विधानसभा चुनाव में, और एक एमएलसी भी देने की जो बात हो रही थी वो भी बात हो सकती है। तो ये उनको मनाया जाएगा, और 6 से अगर 5 भी हो जाता है तो ये बड़ी चीज है। मतलब एक जी सीट अगर उधर से निकल जाती है, एक सीट या 2 सीट छोड़ ही रहे, 2 सीट मान लीजिए नीतीश कुमार छोड़ देते हैं, तो इन सीटों पर एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी। जो बाकी एलआई पार्टनर है उनको एक एक सीट दे करके एडजस्ट कर सकते हैं। हम्म। तो ये बीजेपी के पास ये एक अस्त्र अभी भी है, और बीजेपी तो समंदर है, चाहे किसी पार्टी का नेता हो उसके सिंबल पर लड़ जाएगा तब तो उसी पार्टी में रहेगा ना, फिर वहां से जा तो सकता नहीं, बिल्कुल वहां से तो बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल। ही नहीं। तो हम्म। वो ये बात दूसरे, ये जो छोटी पार्टियों के नेता हैं इनको भी पता है कि हमारा नेता अगर बीजेपी में चला गया तब तो बीजेपी का हो गया, हमारा थोड़े रहेगा, जी। वो तो बीजेपी का हो जाएगा, इसलिए रेसिस्ट कर रहे हैं ये लोग। लेकिन अब इस बात को, ये भी बड़ी बात हो जाएगी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट बीजेपी दे रही है और उनके कहने से उनके किसी करीबी नेता को एडजस्ट कर लेती है बीजेपी, अपने में अपना टिकट देती है, तो ये भी बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं होगी। क्योंकि जी अभी सीटों का जितना क्रंच है, जितनी कम सीटें बची हुई हैं एनडीए अलायंस में नीतीश कुमार के आने के बाद, उसमें यही फॉर्मूला बचता है कि आपके नेता को बीजेपी अपने टिकट से लड़ा दे। इसके लिए भी बीजेपी अब कितनी सीटों पर उम्मीदवारों के टिकट काटेगी, कुछ तो 6-7 तो पहले से कटने वाले थे, और अब अगर हम्म। दूसरी पार्टियों के नेताओं को एडजस्ट करेगी बीजेपी, अपना टिकट देगी, अपना सिंबल देगी, तो और भी टिकट काटने होंगे। तो ये मान के चलिए कि बीजेपी के जितने सिटिंग एमपी हैं उनमें से मैक्सिमम के ऊपर तलवार लटक रही है, उसमें ज्यादातर लोगों की टिकटें कट सकती हैं, क्योंकि जी बीजेपी को अपनी तरफ से भी नए चेहरे ले आने हैं,
और नहीं दूसरा नहीं, जो नीतीश कुमार सहयोगी ने पार्टी है लंदन उनके क्या लंदन लोग रवानगी के बाद, नीतीश कुमार ने लंदन जाने के पहले अपने 4 सांसदों का टिकट काट दिया है, और कहा जा रहा है 5वां भी। और इस बात की जानकारी अमित शाह को दे दी गई है कि देखिए हम यहाँ हम उम्मीदवार बदल रहे हैं, हम अपनी सीट नहीं छोड़ रहे, उम्मीदवार बदल रहे हैं। तो बीजेपी से कितने सांसदों का टिकट कटता है, मंत्रियों का रहता है कि नहीं रहता, यह देखने की बात होगी। लेकिन अंतिम सवाल, मुकेश सहनी फिर से एनडीए के संपर्क में। देखिए उनके लिए रास्ता वो मुकेश सहनी हो, इतनी बातचीत मुकेश सहनी चिराग पासवान क्यों कर रहे हैं एनडीए से? क्योंकि उनको भी पता है कि ये जीतता हुआ पक्ष है, तो जी। जीतता हुआ पक्ष चुनना सबको है। अब उसमें हम्म। बेटर, ये जो है नेता से बेटर को बेहतर कोई नहीं जानता है कि ब्रेड में किस साइड बटर लगा हुआ है और किस साइड सूखा है। तो बटर लगे हुए साइड की पहचान कर ली है सब लोगों ने। अब मुश्किल यह है कि उसमें से हिस्सा बहुत कम मिल रहा है, तो अपना हिस्सा बढ़ाने की सबको चिंता है कि जितना, अगर एक के बदले 2 सीट मिल जाए तो 2 एमपी हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल। एक भी मिलेगा तो 1 एमपी होने की गारंटी उधर हो जाती है, जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है जेडीयू और बीजेपी का और इन सब सहयोगी पार्टियों का। देखिए 8 सीट मिल जाए या 10 सीट मिल जाए, लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान को 10 सीट मिल जाएगी, आरजेडी के साथ चले जाएंगे तो उससे क्या फायदा हो जाएगा 10 सीट मिल जाने का? पिछली बार भी जो सहयोगी पार्टियों को उन्होंने 10-11 सीटें दी थी, उसका क्या क्या हश्र हुआ उसका? मुकेश सहनी कितनी सीटों पर लड़े थे, और कहां सिर्फ एक सीट हमको ध्यान आ रहा है जहां थोड़ी लड़ाई हुई थी, जहां वो खुद लड़े थे, वहां उनको वोट आया था अच्छा खासा, नहीं तो बाकी सारे कैंडिडेट बहुत बुरी तरह से हारे थे। तो सीट किसके लिए लेनी है? सबसे पहला तो सवाल यह है कि सीट लेकर के किसको देनी है? मुकेश सहनी के अलावा अब हो सकता है कि लोकल लेवल पर, जिला के स्तर पर लोग जानते हो कि उनका नेता कौन है, लेकिन प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर तो किसी को अंदाजा नहीं है कि उनके अलावा कोई और नेता भी है उनकी पार्टी में। जी। मुकेश सहनी की पार्टी के एकमात्र नेता मुकेश सहनी है। जी। तो उनको टिकट मिल जाए अगर, तो उनको इस बात पर समझौता करना चाहिए है, विधानसभा चुनाव के लिए बेटर डील लेनी चाहिए है। और जो आरक्षण पर अपनी बात वो कहलवाना चाह रहे हैं बीजेपी से, जो बड़ा एक वैचारिक चीज है उनके लिए, विचारधारा से जुड़ी हुई चीज है कि निषाद आरक्षण कराना है, एक बड़ा वर्ग जो 9-10% आबादी जिसको बताते हैं वो, उसके लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण चाहिए है उनको। ये एक बड़ी और अच्छी लड़ाई है जो लड़नी चाहिए है अत्यंत पिछड़ी जातियों के नेताओं को, जो वो लड़ रहे हैं। उस पर कोई कमिटमेंट बीजेपी करती है तो वो करना चाहिए। उनको पता है कि बीजेपी ही कुछ कर सकती है, बाकी किसी से अभी कोई उम्मीद नहीं है। तो सीट उनको बातचीत शुरू की है उन्होंने, और उनको 2 सीट है, जो हम कल भी कह रहे थे कि उनको 1 सीट के लिए यह है कि अगर नीतीश कुमार से बात हो जाए, नीतीश कुमार सीट छोड़ दें, तो नीतीश कुमार कौन सी सीट छोड़ दें? तो कटिहार की सीट छोड़ दें। अब दुलालचंद गोस्वामी की सीट है, तो दुलालचंद गोस्वामी पर तो सबकी नजर है कि वो कटिहार की सीट छोड़ दें। तो नीतीश कुमार कटिहार छोड़ दें, काराकाट छोड़ दें, गया छोड़ दें, वाल्मीकि नगर छोड़ दें, जहानाबाद छोड़ दें, नीतीश कुमार लड़े कहां फिर? ये भी तो एक संकट है, जो हम लोग कल बात कर रहे थे। और नीतीश कुमार के प्रति, और नीतीश कुमार और मुकेश सहनी में सद्भाव रहा है, ये दोनों के संबंध अच्छे भी रहे हैं। और ये भी बताते हैं लोग कि वो उत्तर प्रदेश भी लड़ने गए थे, उसके पीछे भी नीतीश कुमार की सलाह थी। तो ये दोनों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन उस अच्छे संबंध के लिए आज के तारीख में सीट कोई सेक्रीफाइस नहीं करेगा। नीतीश कुमार को भी 14-15 सीट है, उसमें से वो नहीं सेक्रीफाइस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस, जीतन राम मांझी, इन 4 के लिए 1-1 सीट बचती है, और उसके बाद चिराग पासवान के लिए 3 या 4 सीट बचती है। अगर ये चारों 1-1 सीट पर राजी होते हैं तो चिराग पासवान को भी 4थी सीट देने में बीजेपी को दिक्कत होगी। फिर 3 सीट तो 4 और 3 7 सीटें होंगी। बची हुई 33 सीटों में 17 बीजेपी और 16 नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 15 होते हैं, तब इसमें से किसी को एक अतिरिक्त सीट मिल सकती है। यह समीकरण अभी हमको समझ में आ रहा है। चलिए, तो बिहार दिलचस्प है, अभी समीकरण ही समझा जाना है और नीतीश कुमार के आने का इंतजार किया जाना है, और देखना है कि मुसलमानों को टिकट देने में इंडिया ब्लॉक कंजूसी करता है, हार का खतरा महसूस करता है, या फिर जो प्रतिबद्धता है, जो कोर वोटर हैं, उनका ख्याल रखता है। तो आगे इसकी चर्चा हम करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।